विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी विषय का जो पहला पाठ है, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा रचित सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में लमही बनारस में हुआ था और इन्होंने हालांकि अपने जो साहित्य में मुख्यतः स्थान दिया वो है ग्रामीण परिवेश, मजदूर परिवेश, स्त्री दुर्दशा, दलितों का शोषण। तो इस प्रकार से ये सब इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। तो यहाँ पर पशुओं के माध्यम से मनुष्य की और एक तरह से किसान की किस प्रकार से भावनाएं जुड़ी होती है, एक दूसरे से किसान और मनुष्य किस प्रकार से जुड़ जाता है, उनका लगाव किस प्रकार से होता है, इस कथा के माध्यम से हमें प्रेमचंद ने अपने सामने ये अपना पक्ष रखा है, यह बताया है कि पशु है तो मनुष्य से किस प्रकार से, या मनुष्य है तो पशुओं से किस प्रकार से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता या जिसको अपन आजादी कहते हैं वो सहज और सुलभ नहीं है। आजादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की कहानी इस दो बैलों के माध्यम से, दो बैलों की कथा के माध्यम से उन्होंने बताई है कि आजादी प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होता है, अथक प्रयास करने होते हैं, तब जाकर आजादी मिलती है। और ये कहीं ना कहीं इस पाठ को मैं कहूँ तो दो बैलों की कथा है। ये अपने आजादी के, भारतीय आजादी स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे उससे जोड़कर लेखक ने रखा है। तो अपने सामने इस प्रकार से कहा है कि, और इसमें देखा जाए तो पंचतंत्र और हितोपदेश कथा परंपरा का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, या उस पर आधारित उसका भी विकास किया गया है। पंचतंत्र और हितोपदेश कथा है, कथा परंपरा है, उसका आगे विकास भी किया, उसका उपयोग भी इस कहानी में किया है। तो आज की अपनी है ये कहानी कि प्रेमचंद और दो बैलों की कथा। दो बैल, हीरा और मोती नाम के दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो इनकी किस प्रकार से कहानी है कि कथा है कि ये किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से किसान से इनका लगाव होता है, जुड़ा रहता है, इसके बारे में अपन इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। कि पहला ये कह रहा है, जैसे जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन गधा समझा जाता है। गधे को सबसे ज्यादा अपन बुद्धिहीन मानते हैं। जैसा कि अपन कहते हैं, कई बार जैसे कहते हैं गधा कहीं का, क्यों? क्योंकि उसको आसानी से समझ में नहीं आता। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं, पहले दर्जे का, यानी फर्स्ट ही देखते अपन कहते हैं कि ये बेवकूफ है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मूर्ख कहने के लिए गधा ही शब्द काम में लेते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उससे उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद के अनुसार कहा जाए तो गधा वास्तव में बेवकूफ होता है या उसका सीधापन है या उसका निरापद होता है, इस कारण से सहिष्णुता को रखता है, इस कारण से उसको ये पदवी दे दी गई है। इसका भी अपन निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि गायें सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंह का रूप धारण कर लेती है। जो छोटा बछड़ा हो वो गाय देखा जाए तो यदि उसके पास कोई भी जाता तो उसको मारने के लिए उतावली हो जाती है, वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ते को भी अपन सामान्य मानते हैं, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ ही जाता है। यानी वो भी अपनी कह सकते हैं कि एक तरह से काबिलियत दिखा देता है, या फिर अपना रौब जो होता है वो कभी कभी वो भी दिखा देता है। किंतु गधे को कभी क्रोध आते नहीं सुना और नहीं देखा है। नहीं गधे को क्रोध आता है ये तो कभी सुना ही नहीं है, नहीं कभी ऐसा देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कोलेल कर लेता हो, यानी गधे को वैशाख प्यारा होता है, तो वैशाख के महीने में भले ही वो थोड़ी बहुत कुलेलें कर लेता हो, पर हमने तो उससे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ऋषि मुनियों में भी ये सारे गुण होते हैं जो कि उसके अंदर सहनशीलता, धैर्य, एक तरह से सारी पीड़ाएं जो उसको कष्ट होते हैं उसको बिना किसी कह सकते हैं अपन व्यवधान के या फिर बिना किसी सामना मुकाबला किए या उसका विपरीत दिशा में गए उसको सहन करता रहता है। ये सारे गुण होते हैं ऋषि मुनियों में। वो विपरीत परिस्थितियों का भी मुकाबला डटकर करते हैं। इसी प्रकार से गधा भी करता है। इसलिए
ये कह रहा है कि आदमी ने उसको बेवकूफ माना है, ऐसा क्यों है ये नहीं कह सकते। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण से इन सब चीजों को देखा जाए, यानी कवि ने लेखक ने हमें ये बताया है कि सीधे रहोगे तो ये संसार में आपको आसानी से जीने नहीं देते हैं। तो देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। जैसे अच्छा समय है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा समय आता है, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, कुछ समय का मतलब होता है बुरा समय। तो बुरे समय के लिए जो पैसे बचा कर रखते हैं, शराब नहीं पीते हैं, फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम कौन? ये भारतीयों की बात कही गई है कि अफ्रीका में, अमेरिका में उनको घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है, या जैसे ये चले जाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार की दुर्दशाएं होती है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यदि ईंट का जवाब वो पत्थर से देने लग जाते तो उनको सभ्य कहते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने सारे संसार को सभ्य जाति में गणे बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम उस गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी उसके बछिया का ताऊ, यानी बछिया होती है सीधी सादी होती है, उसका ताऊ है, मतलब थोड़ा सा उससे सीधा भी नहीं है लेकिन सीधा भी है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बैल को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ जैसे गधे को कहा जाता है, ऐसे ही बैल को भी कह सकते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन लेखक का कहना है, प्रेमचंद का कहना है कि हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। उसका स्थान कभी कभी, क्योंकि वो अड़ भी जाता है, अपनी जिद भी रखता है, तो इस प्रकार से अड़ियल होने के कारण और मारने के कारण उसको गधे से भी नीचा स्थान दिया गया है। लेखक के अनुसार वो ऊपर नहीं हो सकता, सीधा होता है वो ऊपर है, लेकिन उससे जो अड़ियल है तो वो उससे ऊपर नहीं हो सकता, नीचे है। इसी प्रकार से अब कहानी शुरू होती है वास्तविक हीरा और मोती की, जो कि एक तरह से देखा जाए तो झुरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों ही पछई जाति के थे। पछई जाति के जो बैल होते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, रिष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, किसी भी काम को करने से थकते नहीं है। तो वो हर एक काम में, यानी जो बैलों का काम होता है, किसी भी कार्य का मतलब यहाँ पर बैलों के काम से है कि बैलों के जो काम होते हैं, खेती का काम करना या बोझा ढोने का काम है, उसमें वो कभी थकते नहीं थे। उनकी देखिए क्या विशेषताएं, दिखने में सुंदर है, काम में चौकस है, डील में ऊंचे हैं, ऊंचे का मतलब हाइट में काफी है। बहुत दिनों तक साथ रहते हुए दोनों में भाईचारा हो जाता है। दोनों आमने सामने और आसपास में बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करना यानी विचारों का आदान प्रदान करना। मूक भाषा, मूक का मतलब होता है जो जिसको अपन कह सकते हैं गूंगा। जो गूंगा होता है उसको मूक कहा जाता है, और बधिर बहरे को कहते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हैं हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये भी एक कहा है। देखो कवि की, लेखक की सोच देखिए कितना बड़ा उन्होंने एक विचार रखा है कि पशुओं के अंदर बिना बोले ही एक दूसरे की भाषा को समझ जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी मनुष्य इन सबसे वंचित है कि वो एक के मन की भाव को दूसरे के मन में नहीं समझ सकता, जान नहीं पाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का नाता, विग्रह का मतलब अलग होना, टूटना, लड़ाई झगड़े के नाते से वो सींग नहीं मिलाते थे, तो वो एक दूसरे से विनोद यानी हास्य के भाव से, हंसी मजाक के भाव से वो इस प्रकार से मिल जाया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा का मतलब है एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना। इसके बिना दोस्ती की कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर शायद ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोड़ दिए जाते और गर्दन हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती। चेष्टा का मतलब मन में ये विचार रहता कि
ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे हो। जब भी उनको हल में जोता जाता या गाड़ी में जोता जाता तो हर एक बैल की यही चेष्टा रहती, उसका मन में यही रहता था कि ज्यादा बोझ मैं ही लेके चलूं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या तो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चार चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद, नांद का मतलब होता है जिसमें अपन चारा डालते हैं, पशुओं को चारा डालने के लिए जो कुंडी बनाई होती है उसको कहते हैं नांद। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, साथ ही खाते थे। उन दोनों की इतनी दोस्ती पक्की हो गई, दोनों का आपस में भावनात्मक रूप से इतने जुड़ गए थे, एक पशु होने के नाते भी उनमें इतना गहरा संबंध था कि वो साथ साथ में काम करते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी उस खली से मुंह हटा लेता, अपने उस भूसे से नांद से मुंह हटा लेता। संयोग की बात है, एक बार क्या हुआ कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी ये जोड़ी, हीरा मोती की जोड़ी है, ये अपने जो झूरी का साला कह सकते हैं वो आया और उसको इन बैलों की आवश्यकता थी। झूरी के साला को हीरा मोती की आवश्यकता थी, इस कारण से वो लेके जाता है। तो झूरी ने भी इनको अपने साला के हाथों भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, लेकिन बैलों को भी मालूम नहीं है कि इनका रिश्ता है आपस में, ये झूरी का साला है जो हमें लेके जा रहा है, ससुराल लेके जा रहा है। उनको पता नहीं है वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। उन बैलों ने सोचा कि हमें मालिक ने क्या किया है, इन तीसरे आदमी के हाथों बेच दिया है। इस कारण से क्या हुआ, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना, झूरी के साले का नाम था गया, जो कि झूरी का साला है। इसको घर तक, इन हीरा मोती को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीने से मतलब होता है दांत में पसीना निकलना बड़ी मुश्किल होती है, टेढ़ी खीर होती है। तो ऐसे ही इसको बड़ी परेशानी हुई, कठिनाई हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अब पीछे से यदि बैलों को हाँके, वो यदि खुद आगे पहला बैल और दूसरा बैल आगे रखें और पीछे खुद चले, तो एक इधर भाग रहा है दूसरा इधर भाग रहा है, वो इनको कैसे कंट्रोल में करें, कैसे काबू में करें। और दोनों जोर पीछे से जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, और यदि ये मारता तो दोनों सामने हो जाते, सींग नीचे करके उसको मारने की कोशिश करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यदि ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, यदि वो मूक बधिर नहीं होते, गूंगे नहीं होते, पशु पक्षी बोलते तो हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं, तो यदि उनको बोली दी होती तो वो पूछते कि हम गरीबों को इस प्रकार से घर से क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। देखो, एक मूक बधिर, जो एक मूक प्राणी होता है, जानवर होता है, वो इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करना, ये एक कवि की खास विशेषता होती है, लेखक की खास विशेषता है। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, यहाँ तक वो कहने को तैयार है कि यहाँ जो हम सेवा कर रहे हैं वो यदि कम पड़ रही है तो और भी इससे अधिक काम में ले लेते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी झूरी के ससुराल, गया के घर। संध्या के समय, शाम के समय ये पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब दान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिन भर के भूखे तो थे ही थे, लेकिन जब उनको चारे पर ले जाया गया, लेकिन उसने एक ने भी उस चारे के स्थान में मुंह तक नहीं लगाया, चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने नहीं, जैसे वो कोई अपने नहीं है, पराये से लग रहे थे, इस कारण से वो वहां पर संतुष्ट नहीं थे। दोनों ने अपने मुंह भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से देखना यानी कानों से देखना, कानों से देखते हुए उन्होंने एक दूसरे से मुंह भाषा में बात की और बात करके दोनों ही वहां लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पग हे उड़ा डाले। पग हे का मतलब होता है उनकी रस्सियां। पग हे का मतलब होता है मोटी रस्सी जिससे बैल को बांधा जाता है, जो मोटी रस्सियां होती है वो पग हे। उन्होंने रात को जब सोता पड़ गया, सोता पड़ने से मतलब जब एक तरह से सभी लोग सो गए तो उस समय इन्होंने जोर लगाया और दोनों ही रस्सियां तोड़ दी और वहां से वापस अपने घर की ओर यानी झूरी के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अनुमान न हो सकता था कि
कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतने मजबूत रस्से थे, इतनी मोटी रस्सियां थी कि उनको कोई बैल तोड़ नहीं सकता। ये अपन अनुमान ही लगा सकते कि उनको तोड़ पाएगा कोई, लेकिन इन दोनों बैलों ने वो रस्सियां तोड़ दी। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सवेरे सोकर उठा। झूरी जब देखता है कि हीरा मोती को अपने ससुराल गया के साथ में भेज दिया है, तो सुबह जब ये उठता है तो देखता है कि हीरा और मोती तो दोनों उसकी नांद पर खड़े हैं। तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था। आधा आधा ग्राम यानी कोई पगड़ी, मोटी मोटी जो रस्सियां थी वो उसके आधा आधा गले में लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था, यानी स्नेह भी है। झूरी से तो वो बड़ा प्रेम करते थे, इस कारण से वापस दौड़कर झूरी की यहीं आई, लेकिन आंखों में विद्रोह की भावना भी है, आंखों में झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद का मतलब बड़ा राजी हो गया। जैसे ही हीरा और मोती को अपने नाम पर देखा, अपने घर के आगे देखा तो बड़ा खुश हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेमालिंगन का मतलब प्रेम में आलिंगन करना। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से गले लगाना, या जिसको अपन कह सकते हैं अपने गले से लिपटना। आलिंगन का मतलब है चारों ओर से लिपटना, पकड़ लेना। इस प्रकार से प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी है जो बैलों को चूम रहा है और बैल है जो झूरी को चूम रहे हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व यानी ऐसे पहले कोई घटना नहीं हुई, ऐसा नहीं था, लेकिन पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है, परंतु यह घटना और भी ज्यादा मनोरंजक थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी बालकों ने, जो छोटे छोटे बालक थे, उन्होंने निश्चय किया, तय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन यानी उनको पुरस्कार देना चाहिए, उनको एक तरह से स्वागत करना चाहिए, स्वागत पत्र देना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चाकर लाया, कोई भूसी लाया। इस प्रकार से बहुत सारा उनके लिए खाने के लिए लेके आए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी काम के न होंगे। एक बालक ने कहा ऐसे बैल तो किसी काम के नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जमाने के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। झूरी को इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी झूरी की पत्नी है जो हीरा मोती को अपने पियर भेजा था, तो वहां से आया, वो वापस आया, देखा तो वो एक तरह से जल उठी, उसको क्रोध आ गया। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वह काम न किया, भाग खड़े हुए। वहां पर एक दिन भी काम नहीं किया और वहां से भागकर वापस आ गया, कैसे नमक हराम है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी ने भी वापस उसका आक्षेप करते हुए, यानी उसको वापस प्रत्युत्तर देते हुए कहा नमक हराम क्यों है, इनको चारा पानी नहीं दिया होगा तो क्या करते। वहां से भाग खड़े हुए। स्त्री ने रोग के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिलाकर रखते हैं। ये एक तरह से इस प्रकार से झूरी और उसकी पत्नी के बीच में नोकझोंक है, बैलों को लेकर जो थोड़ी सी हो रही है। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने फिर चिढ़ाते हुए पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, तो खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। वो खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, ऐसा झूरी की पत्नी का कहना है। वे दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। ये दोनों हीरा और मोती की बात कही गई है, ये दोनों कामचोर है, इस कारण से वहां से भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाएं चाहे मर जाएं। चाहे तो खाएं भले वो मर जाए, लेकिन अब न तो मैं चोकर दूंगी न भूसी खली दूंगी। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद करना यानी उसको एक तरह से कह देना या फिर आदेश देना। आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए और कुछ भी नहीं देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, वो तो होना ही था क्योंकि उसके साथ में खली और देखा जाए चोकर नहीं था, न कोई चिकना न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, लगातार आशा भरी आंखों से देखने लगे कि क्या पता अब आए अब आए अब आए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे,
तो मजदूर वापस कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकता। चुरा कर डाला। झुर्री ने कहा मजदूर से कि उससे मालकिन से, यानी झुर्री कह रहा है कि अपनी पत्नी से चोरी छुपे जाकर उनको डाल के आ जा। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। वो भी मजदूर भी मना कर देता, नहीं दादा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में जब बात खुल जाएगी तो उस समय आप भी पक्ष किसका रखोगे, अपनी पत्नी का ही रखोगे और मुझे ही डांट खानी पड़ेगी, इस कारण से मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अपना दो बैलों की कथा का पहला पार्ट पूरा होता है। धन्यवाद।